दो जवाब दूंगी मैं आरजू जी आपको। एक कि मैं अंधभक्त नहीं, मैं एक शिक्षित और वेल रिकॉग्नाइज्ड और वेल नोन फीमेल हूँ। मैंने कई ऐसे जजमेंट पास करवाए हैं सर्वोच्च न्यायपालिका से जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण और वैल्यूबल रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। वाकई में उन्होंने इस राष्ट्र के लिए जो अपने कर्तव्यों का पालन किया है वो देख करके, और जिन्होंने मोदी जी ने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर एक मजहब और धर्म के लोगों के लिए सारे काम किए हैं, उसको देख करके मैं वाकई में उनकी अब भक्त हो चुकी हूँ और आंख बंद करके उन पर भरोसा करती हूँ। और यही हैशटैग मोदी गारंटी ने ही आज इतनी बड़ी जीत भारी बहुमत पे 3 राज्यों में करवाई। अब आपके मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि वाकई में मुझे भी लग रहा था जब ये 28 पार्टियां एक हुई थी तो मुझे भी लग रहा था कि 2024 में कोई महायुद्ध और तांडव होगा। 2024 का इलेक्शन नहीं होगा, महायुद्ध और तांडव हो जाएगा और हमें वाकई में पता नहीं उन राज्यों में मार खाना पड़ेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में जब 2019 और 21 का इलेक्शन हुआ था तो 19 के इलेक्शन में मेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए थे, मेरी गाड़ियां तोड़ी गई थी, जलाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी जी की सरकार थी जहां पर भगवान राम का नाम लेने पर भी जेल भेजा जाता है। तो वो सिनेरियो में याद करके मैं सोच रही थी कि जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है वहां पर हमें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ अलायंस पार्टियों में जो मुठभेड़ स्टार्ट हो चुका है, कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियां आपस में जो लड़ रही हैं, आपस में सौतन की तरह जो झगड़ा कर रही हैं, और जो अब कैमरे पर भी दिख रहा है एक दूसरे को लोग चिरकुट बोल रहे हैं, जो पार्टियां अलायंस है कांग्रेस में वो एक दूसरे को चिरकुट बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो अपने आप को एज अ कार्टून सीरियल प्रेजेंट किया है जनता के सामने, कभी लकड़हारा बन जा रहे हैं, कभी बाइक के मैकेनिक बन जा रहे हैं, कभी किसान बन जा रहे हैं, और जब ये सब बनते हैं तब हजारों मीडिया को बुलाते हैं, पर उस बेगिस्तान जाते हैं तब मीडिया नहीं बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें, अब डिजिटल भारत है, सब जानता है, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं इस निर्णय पर, और ये 3 इलेक्शन में बहुत एक्टिव मूवमेंट करने के बाद मुझे एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि 2024 में अब की बार 400 पार इज वेरी इजी फॉर मोदी जी, क्योंकि जनता ने अब डिसाइड कर लिया है कि ठीक है राहुल बाबा, आप 28 पार्टियों के सपोर्ट के साथ रहो और मोदी जी के सपोर्ट के साथ जनता रहेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आरजू जी ये आ चुका है कि जनता को कन्विंस राहुल गांधी जी ना पहले कर पा रहे थे और ना अब कर पा रहे हैं। ये कब मैच्योर होंगे ये अभी भी समझ में नहीं आता है। तो ये, और जितनी बार भी राहुल गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मलाइन करते हैं, डिफेम करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, उतनी टीआरपी मोदी जी की बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि टीआरपी प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है मोदी जी को, राहुल गांधी जी इज इनफ फॉर मोदी जी टीआरपी। और थर्ड थिंग मैं आपको कहूंगी कि जिस राहुल गांधी के परिवार से 3 उनके खुद के पिता, दादी और दादा प्रधानमंत्री गुजरे, और जिन्होंने हमेशा एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली, लेकिन एक ढके हुए कर्टेन के अंदर खेली, जो बहुत बाद में जनता को समझ में आया। वो मंत्र राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है, वो मंत्र वो जानते ही नहीं है, अपने बाप दादा और पिता से भी उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। वो जिस मंत्रा को लेकर के चल रहे हैं वो ये स्मार्ट भारत नहीं एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हालिया में इस इलेक्शन के दौरान ही वो 2-4 यूनिवर्सिटी में विजिट किए थे, भारत के 2-4 यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया ने कोई काम नहीं किया, बच्चों क्या बोलते हो। तो बच्चे उधर से कह रहे हैं कि राहुल सर, मेक इन इंडिया तो हमें फॉरेन कंट्रीज में दिखाई दे रहा है, भारत में तो बहुत काम कर रहा है, अब तो फॉरेन कंट्रीज में भी दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, स्वच्छ भारत अभियान ने कोई काम नहीं किया। तो फिर बच्चे कहने लगे कि नहीं, स्वच्छ भारत अभियान तो हम भी बहुत करते हैं, हम भी अपनी गाड़ी के ग्लास को नीचे करके अब कचरा नहीं फेंकते हैं, बिल्कुल नहीं फेंकते हैं। तीसरा उन्होंने सवाल किया
कि हर के हाथ में तो चाइना मोबाइल ही हमको दिखता है। तो उस ऑडिटोरियम में बैठे लाखों बच्चों ने अपना मोबाइल यूं करके दिखाया कि नहीं राहुल गांधी जी, हमारे हाथ में मेड इन इंडिया का मोबाइल है, आप गलत बोल रहे हो। और वो पूरा लाइव चल रहा था। तो जिस तरह से हमारे बापू फादर ऑफ नेशन गांधी जी के कहने पर, उनके मार्गदर्शक पर मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को चलाया और वाकई में स्वच्छ भारत अभियान हुआ, तो उसी तरीके से जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चला दिया है और वो अब दिख रहा है भारत में। बिल्कुल, काम तो जाहिर है जो होगा वो दिखाई देगा और दिखना भी चाहिए। लेकिन इसमें जो मोदी जी का पहले जो टेन्योर रहा और आगे जो इलेक्शंस के बाद है, उसमें आपके ख्याल से जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई चेंज आएगा किसी और किस्म का? क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे कतर में जो कुछ हो रहा है इस वक्त नेवी ऑफिसर्स के साथ, तो इस तरह से फॉरेन पॉलिसी को लेकर आपको लगता है कोई चेंज आएगा या इसी तरीके से चलेगी? Everyone is doing their job with lots of effort, with lots of focused. हर एक कैबिनेट का मंत्री अपने अपने फोकस्ड पर है, हर एक कार्यकर्ता अपने अपने फोकस्ड पर है, और जो कैबिनेट के अंदर जो मंत्रालय आता है वो अपनी अपनी चीजों को लेकर के अपने अपने ऊपर फोकस्ड है। तो फॉरेन पॉलिसीज के बारे में जिस हिसाब से डॉक्टर एस जयशंकर पहले भी बोल चुके हैं, अजित डोभाल जी जिनको मैं जेम्स बॉन्ड कहती हूँ इन दोनों को, वो पहले भी बोल चुके हैं कि टेररिज्म इंडस्ट्रीज और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत को डिक्टेटरशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इन चीजों पर भारत तब भी स्टिक था और अब भी स्टिक है। थर्ड टेन्योर के बाद जो भारत आज इकोनॉमी में 5th पोजीशन पर आया, जीडीपी में हम रिसेंटली 7.6 पोजीशन पर आए हैं, फिर भी अभी 2 दिन पहले हमारा स्टॉक जो है वो 4 ट्रिलियन रीच किया है। तो ये जो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट और उन्नति है वो बढ़ती चली जाएगी। फॉरेन पॉलिसीज, बायलैटरल रिलेशंस और जितने भी ट्रेड के रिलेशंस हैं उसमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी और भी पाइपलाइन में हैं जिससे लोग ये अंदेशा करने लगेंगे आने वाले ये टेन्योर के ओथ के बाद कि भारत इकोनॉमी में 3rd पोजीशन नहीं बल्कि 2nd पोजीशन पर हमको दिखाई देगा। आईमैक का जो हम लोगों का जो एक पूरा मेमोरेंडम साइन हो रहा है उसमें उसके द्वारा हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि ग्लोबल पावर डायरेक्टली भारत के हाथ में आया है, और जिस दिन भारत के हाथ में ग्लोबल पावर आ जाता है उस दिन सबसे पहले हमारे भारत के लीडरों का कर्तव्य यही होगा कि टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वैनिश्ड किया जाए, उनका कैसे धरपकड़ किया जाए और ये जिहादी मेंटालिटीज को कैसे खत्म किया जाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल कर भाजपा ने हैट्रिक लगा दी है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की हैट्रिक 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। बीजेपी ने आज ऐसी हैट्रिक मारी है जहां कांग्रेस के पंजे से 2 राज्यों को खींचकर कमल खिल गया है। मध्य प्रदेश में 2 दशक के शासन के बावजूद बीजेपी जीत गई है। हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है क्योंकि चुनाव में मोदी की गारंटी ही घोषणा पत्र बनी और अब जीत को उद्देश्य की वजह भी बन चुकी है। आज की हैट्रिक इसलिए लग पाई क्योंकि मोदी के नाम और काम पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अलग अलग मिलाकर कुल 35% वोट पड़ा है। हैट्रिक के साथ ही 2014 से अब तक 32 राज्यों का चुनाव बीजेपी या बीजेपी गठबंधन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत चुका है। हैट्रिक के साथ ही अब देश में 58% इलाके में 57% आबादी पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन का शासन है। चुनावी नतीजों में बीजेपी की हैट्रिक ये भी बता दिया कि विपक्ष का ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना का सियासी कार्ड नहीं चलने वाला है। लेकिन सवाल है कि ये हैट्रिक में 2024 की हैट्रिक की गारंटी पीएम मोदी क्यों देने लगे? 3 राज्यों की हैट्रिक में कैसे 2024 जीतने की हैट्रिक की गारंटी है, इसे समझने के लिए हमें पीएम मोदी के भाषण को समझना जरूरी है, जिसमें प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि हैट्रिक की गारंटी 2024 में इसलिए है क्योंकि जाति में बांटने का सियासी
कार्ड। अगर विपक्ष के पास तो राष्ट्र निर्माण में 4 जातियों के विकास की गारंटी का कार्ड उनके पास है। पीएम ने कहा, इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। 4 जाति की बात करता हूँ, नारी शक्ति, युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। इस 4 शक्तियों को ही सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। जिस वक्त कांग्रेस सिर्फ जाति गणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाकर अपने 2 शासन वाले राज्यों और मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहती थी, वहां नरेंद्र मोदी की गारंटी के आगे ये कार्ड बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। मध्य प्रदेश में महिला वोटर बाहुल्य सीट पर ज्यादातर बीजेपी को जीत मिली। दलित वर्ग की 35 में से 26 सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती है। आदिवासी समुदाय की 35 में से 21 सीटों पर बीजेपी है। ओबीसी वोटर वाली प्रमुख 18 में से 11 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि ओबीसी वोट भी बीजेपी को कांग्रेस 24% ज्यादा मिला है। ऐसा ही लगभग राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी रहा, जहां महिलाओं, आदिवासियों, ओबीसी वर्ग, दलित समुदाय का वोट प्रमुखता से हासिल करके बीजेपी जीती है। यही वजह है कि पीएम का भरोसा है अब हैट्रिक लगाने वाली जनता 2014, 2019 के बाद 2024 में सत्ता की तीसरी जीत दिलाकर हैट्रिक लगवाएगी। एक साथ 3 राज्य जीतना या फिर लगातार लोकसभा चुनाव जीतना आसान तो नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्यों में जीत के बाद एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां लोगों की बाकी पार्टियों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मध्य प्रदेश में बहुत से लोग कांटे की टक्कर बताते थे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लोग कहते थे कि कांग्रेस अपनी योजनाओं से मजबूत खड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा भरोसा वोटर के बीच नरेंद्र मोदी का बना, जिसके लिए राजस्थान में प्रधानमंत्री ने 14 रैली की, 2 रोड शो किए। राजस्थान के 16 जिलों में 8 दिन के भीतर प्रचार प्रधानमंत्री ने किया। इसका नतीजा बीजेपी की सीटें बहुमत के पार है। मध्य प्रदेश में 14 रैली और 1 रोड शो प्रधानमंत्री मोदी ने किए। 15 जिलों तक प्रचार किया। 18 साल से लगातार सरकार के बावजूद कहीं कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं नजर आई। फिर से बीजेपी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जिलों में 5 रैलियां की। नतीजा, जितनी सीटें कांग्रेस जीत पाई उससे ज्यादा की बढ़त बीजेपी ने इस बार हासिल की। अब तक नतीजों को देखने के बाद पता चला है कि प्रधानमंत्री जहां प्रचार किए वहां पर बीजेपी की जीत के साथ स्ट्राइक रेट 65% से ज्यादा है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है मोदी की गारंटी। विपक्ष की तरफ से फ्री का कार्ड था, जाति जनगणना का राग था, ओबीसी को आबादी मुताबिक आरक्षण का आलाप था, लेकिन चली तो चली सिर्फ मोदी की गारंटी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से 2 लाख की कर्ज माफी का वादा था। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का इरादा था। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली पर बिल हाफ की घोषणा थी। कांग्रेस पुरानी पेंशन के वादे से टेंशन देने की सोच रही थी। 500 में सिलेंडर देने का ऐलान था। जाति गणना करा देंगे और पिछड़ों को आरक्षण देने का प्लान था। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत की जादूगरी का दाव था। महिलाओं को मुफ्त मोबाइल बांटना सरेआम था। 500 में सिलेंडर बंटने लगे। 100 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ 200 यूनिट तक बिल घटने लगा। छात्रों को फ्री लैपटॉप टैबलेट की गारंटी दी। ओल्ड पेंशन लागू करके ज्यादा पैसे की वारंटी दी, लेकिन नहीं चला राजस्थान में जादूगर का कोई डिजाइन। चली तो चली सिर्फ मोदी की गारंटी। छत्तीसगढ़ में तो मोदी की गारंटी ऐसी चली कि पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि हर 100 में 13 लोग सिर्फ मोदी के नाम और काम पर वोट करने पहुंचे। महिलाओं ने साल के 12,000 रुपए देने वाली गारंटी पर भरोसा किया। सिलेंडर से लेकर रामलला के मुफ्त दर्शन की गारंटी पर वोट दिया। नतीजा आपके सामने है। आपको बता दें कि नए प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़ जोड़कर मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाकर बीजेपी गठबंधन की 16 प्रदेशों में सरकार बन चुकी है। अकेले अपने दम पर 12 विधानसभाओं में बीजेपी की सरकार है। रणनीति साफ थी। एक तरफ मोदी ने अपने काम को जनता के बीच ले गए, जो स्कीम थी उसके बारे में वोटर से जिक्र किया। बीजेपी अब हर चुनाव के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर उतरने लगी है। जैसे अगर हर राज्य में मोदी की गारंटी को घोषणा पत्र में इस्तेमाल किया तो संभव है कि मध्य प्रदेश में 2 दशक से सरकार होने की वजह से एक नया नारा गढ़ा गया। एमपी में पूरा कैंपेन इस बात पर फोकस किया गया कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी।